हेलो। हाँ, ओके। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है इसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस इन विच ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स मतलब क्या? ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy, that is electricity can be obtained with the help of oxidation and reduction reaction। देखो एक सेल है, सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। होता क्या है उसमें, हमारा जो केमिकल एनर्जी है ना, उस एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं उसी सेल के अंदर। उसी सेल के अंदर मतलब क्या हो रहा? इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो रहा। देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो रहा किसके हेल्प से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन से। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा, मतलब वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सेल के अंदर होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रोड चाहिए। मतलब हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे, तो एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ऐसा दिखता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, फॉलो आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फॉलोइंग्स वगैरह ये सब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें पहले देखो है क्या, पहला चीज देखो ध्यान से देखना। ये क्या है? जिंक का एक एनोड है, ये दिख रहा ना, ये जो हमारा है जिंक का एक एनोड रहेगा, एक कॉपर का कैथोड है। तो हमें एक बात याद है, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने मतलब क्या? देखो ऑक्सीडेशन अगर होता है, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है एनोड से, मतलब जिंक रॉड, ये जो रॉड है ये जिंक रॉड होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। किधर से किधर? एनोड से लेके कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो करेगा? जस्ट अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगा वो जस्ट अपोजिट ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये हो गया, जिंक का एनोड लेना है, कॉपर का कैथोड लेना है। ठीक है, इसमें जो ये बीकर रखा हुआ है, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना होता है। इसमें कॉपर का रॉड है तो कॉपर का ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना होता है। ठीक है, ओके। एक ट्यूब लगाना होता है यहाँ पे, देखो इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। ये देखो ये क्या है? हमारा सॉल्ट ब्रिज है, और ये गोल वाला वोल्ट मीटर है जो बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा कि नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। और एनोड कैसा होगा? एनोड हमारा, हमें एनोड जो है निगेटिव होगा और कैथोड हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनोड कैसा होगा? एनोड हमारा निगेटिव, कैथोड हमारा पॉजिटिव। तो याद क्या करना है? पहला चीज़, एनोड जो होगा जिंक का बना होगा, कैथोड जो होगा कॉपर का बना होगा। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड, करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। तो इतना बेसिक याद करना है किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक है। अभी एक एक करके इसके बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू वेसल, टू इलेक्ट्रोड एंड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड साल्ट ब्रिज। देखो है ना, टू वेसल्स है मतलब दो अलग अलग वेसल्स है। देखो ये एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, दो वेसल ले लिए हैं। ठीक है, ओके। और क्या होगा? दो इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक है ना, एक है ZnSO4, एक कौन है? CuSO4 है ना, एक ZnSO4, एक CuSO4, दो क्या है? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और एक होता है हमारा साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट चलो, क्या लिखा है? द टू इलेक्ट्रोड टेकन आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड यूजुअली सेट अप टू सेपरेट वेसल।
जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों को अलग अलग मटेरियल का बनाएंगे, एक का बनाएंगे जिंक का, एक बनाएंगे कॉपर को, और दोनों को अलग अलग वेसल्स में रखेंगे, है ना, सेपरेट वेसल्स में उसको रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट आर टेकन इन टू डिफरेंट वेसल्स आर कॉल्ड हाफ सेल, ठीक है। ये हाफ, ये जो है ना, ये वाला को हम बोलेंगे हाफ सेल, और हाफ सेल ये होगा, ये हाफ सेल होगा। देखो ये हमारा हाफ सेल हो गया, और ये हाफ सेल हो गया, तो हाफ सेल मिला के फुल सेल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। टू वेसल्स आर कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज और पोरस प्लॉट, ठीक है। दोनों वेसल्स को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए, ये वाला क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज से दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोड ऑन विच द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलेंगे, एनोड, और एनोड कैसा होता है, निगेटिव पोल होता है। ओके, द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव पोल होता है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद क्या रखना है कि एनोड, ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पे होता है, ठीक है, और वो निगेटिव पोल होता है, हमेशा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा और निगेटिव होगा, ठीक है, और रिडक्शन किस पे होगा, रिडक्शन हमारा कैथोड पे होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये नियम है कि एनोड निगेटिव होना है और ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पॉजिटिव होना है, उस पर रिडक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आयन आर डिस्चार्ज ओनली ऑन कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आयन कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, आयन डिस्चार्ज होगा, आयन आर डिस्चार्ज ओनली ऑन कैथोड, सिर्फ और सिर्फ आयन कैथोड पे ही डिस्चार्ज होगा। कौन सा आयन, बात करेंगे उस पर, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। देखो हम लोग सबसे पहला लेक्चर पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पढ़े थे ना, तो उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वो एनोड से कैथोड फ्लो कर रहा था, यहाँ पे भी, ठीक है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें भी सेम होगा, क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड, ठीक है, और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो करंट से केमिकल बनाता है, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है। ओके देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस समझना, नहीं तो एक नहीं समझना है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ई नोट सेल कैसा होना चाहिए, ई नोट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इसको याद रखना, क्या, ई सेल फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखना, ये हम खुद बता देंगे कि ये नेगेटिव क्यों होता है, जब हम लोग आगे नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए रिएक्शन होने के लिए हमें ई सेल पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना बेसिक याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन होगा ना, जो हाफ सेल में रिएक्शन होगा, फिर अगले हाफ सेल में जो रिएक्शन होगा, उन दोनों को मिला के जो रिएक्शन बोलेंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। ओके अब साल्ट ब्रिज का कुछ क्या है, हमारा सिग्निफिकेंस दिया है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। साल्ट ब्रिज में क्या है उसको हम लोग बता देते हैं। देखो क्या लिखा है, साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद द जेली लाइक सब्सटेंस अगार अगार प्लांट जेल है, मिक्स विद द इलेक्ट्रोलाइट KCl and KNO and NH3 NH4 NH3, ठीक है। देखो ये जो लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा है, ये हमारा है NH4 और NO3,
3। ठीक है, क्या होता है, साल्ट ब्रिज यू शेप्ड का ग्लास ट्यूब है। ठीक है, उसमें अगार अगार रखा होता है। ठीक है, अगार अगार बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, अगार अगार एक प्लांट जेल है जो पूरे के पूरे यू शेप्ड साल्ट ब्रिज में रखा रहता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। तो पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो KCl KNO3। ठीक है, ये क्या है, KNO3 है, और NH4NO3, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट यूज हो सकता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका नाम, तो इसको याद रखना है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं साल्ट ब्रिज का क्या काम है। अगला क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द टू हाफ सेल शुड बी इनर्ट एंड शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर। जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमारा इनर्ट है, मतलब किसी भी केमिकल से ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके, आगे देखो, अगला लाइन क्या है, द कैटायन एज वेल एज एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव सेम आयोनिक मोबिलिटी एंड ऑलमोस्ट सेम ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, देखो इसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन, K+Cl-। ठीक है, तो कैटायन और एनायन का जो मोबिलिटी है आयन का, वो सेम होना चाहिए। मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऑलमोस्ट सेम ट्रांसपोर्ट नंबर भी होना चाहिए। तो पूछा क्या जाता है नीट में, जो एक्चुअली में सवाल पूछा जाता है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ किए हैं उसका क्या सेम होना चाहिए। तो एक आयोनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का सेम होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग साल्ट ब्रिज में यूज करेंगे। तो देखो क्या है, KCl यूज़ करते हैं, KNO3 यूज़ करते हैं, और एक NH4NO3 यूज़ करते हैं, किसमें, साल्ट ब्रिज में। ये तीन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन इलेक्ट्रोलाइट का नाम याद रखना है। ठीक है, KCl KNO3 NH4NO3। चलो नेक्स्ट। ओके, और साल्ट ब्रिज का क्या है हमारा, उसको देख लो। द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब नीचे जो है वो फंक्शन है साल्ट ब्रिज का, तो ये भी फंक्शन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या लिखा है, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। क्या होता है, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है ना। देखो ये साल्ट ब्रिज क्या है, ये साल्ट ब्रिज दोनों को कनेक्ट कर रहा ना, दोनों हाफ सेल को। तो ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है। क्या करता है, कंप्लीट करता है पूरा का पूरा सर्किट को। नेक्स्ट देखो, इट प्रिवेंट ट्रांसफेरेंस और डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। ओके, ये क्या प्रिवेंट करता है, डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, मतलब एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जो डिफ्यूजन होता है उसको प्रिवेंट करता है कौन, साल्ट ब्रिज। ओके, और फंक्शन देखो, अगला फंक्शन जो है उसके बारे में देखो, इट कीप द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब पूरे के पूरे सेल को ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना देता है। क्या, कीप द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो पूरे के पूरे जो हमारा सेल पढ़ रहे हैं उसको न्यूट्रल कौन बनाता है, तो न्यूट्रल बनाने का फंक्शन है साल्ट ब्रिज का, तो इसको ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पहले कोचिंग वगैरह में सवाल इस पे आता था। ठीक है, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोला है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारे सिलेबस का नहीं है, सही बताएं तो ये हायर लेवल का केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना कि ये प्रिवेंट करता है लिक्विड पोटेंशियल को। ओके, ये क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस विच अराइजेज बिटवीन द टू सॉल्यूशन विच दे कॉन्टेक्ट विच ईच अदर। बस सिंपल पहला वाला लाइन याद रखना, क्या साल्ट ब्रिज का फंक्शन है, क्या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करना, बस। ठीक है, बाकी जो लाइन लिखा उसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाता है, एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है तो इतना ही हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखना। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, द सेल में बी रिटेन बाय द अरेंज ईच अदर पेयर लेफ्ट एंड राइट एनोड एंड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेगेटिव पॉजिटिव इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, देखो अब जो लेफ्ट साइड में होगा ना, जो लेफ्ट साइड में होगा वो एनोड होगा। ठीक है, पहले याद रखना लेफ्ट साइड में कौन होगा, एनोड होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कैसे याद रखेंगे, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव। ठीक है, देखो इसको याद करने का एक ट्रिक है, LOAN है ना, लॉन होता है ना, तो लेफ्ट हो गया, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, निगेटिव होता है। तो ये याद रखना कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट होगा
ऑक्सीडेशन होगा उस पर, और वो एनोड, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, और एनोड कैसा होगा, निगेटिव। तो लॉन याद रखना, इसका जस्ट अपोजिट राइट कर देना, है ना। राइट साइड कैथोड, क्या, राइट साइड कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इन दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज लगा होता है, जो दोनों ब्रिज का क्या, सर्किट को पूरा करता है, मतलब दोनों हाफ सेल को पूरा करता है। तो यही लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड है, कैथोड है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन। लेफ्ट साइड कैसा होता है, निगेटिव, राइट साइड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, एनसीईआरटी में बैटरीज के वगैरह में अच्छे से लिखा हुआ है, और लेटेस्ट में एक दो सवाल भी बैटरी के थ्योरी से पूछा गया था, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सम कमर्शियल सेल जो बैटरीज वगैरह हमें यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द मेन यूज ऑफ गैल्वेनिक सेल इन द जनरेशन ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। जो सेल है उसको ज़्यादातर यूज कैसे कर रहे हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस की तरह। जैसे कि फ़ोन में बैटरी लगा होता है ना, तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वो बैटरी का काम क्या है, वो बैटरी का काम है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे फ़ोन को सप्लाई करे। तो ये कैसा हो गया, एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह हमारा गैल्वेनिक सेल वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस सेल आर also popularly known as बैटरी, उसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं। द टर्म बैटरी इज जनरली यूज फॉर द टू और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो बैटरी कब बोलेंगे, जब दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल को अगर हम लोग सीरीज में ऐड कर दें, ठीक है। गैल्वेनिक सेल मतलब 2-3 गैल्वेनिक सेल लिए, उसको सीरीज में जोड़ दें, तो उसको हम लोग बैटरी कहने लगते हैं, ठीक है। दस बैटरी इज अरेंज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स। बैटरी को हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं, एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं। द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किस पे चलता है, मतलब ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। उसी से क्या है, केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। उस इलेक्ट्रिसिटी या उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइसेस में पावर सप्लाई के लिए करते हैं, ठीक है। ओके क्या है टाइप ऑफ कमर्शियल सेल। अब हम लोग कौन कौन से कमर्शियल सेल यूज करते हैं उसके बारे में देखो, क्या लिखा है, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ कमर्शियल सेल। हम लोग 2 कमर्शियल सेल को पढ़ेंगे, एक प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। देखो पहला है हमारा प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या बोलता है उसके बारे में देखो, प्राइमरी सेल, इन दिस सेल द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सेल्स में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का रिएक्शन को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स को लगा के, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन दिस सेल रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर द यूज बिकम डेड। फिर क्या होगा, एक बार रिएक्शन होगा उसके बाद वो बैटरी डेड हो जाएगा। जैसे कि कौन सा बैटरी, जैसे कि जो हम लोग को वॉच वगैरह में बैटरी रहता है ना, तो एक बार यूज़ किए वो क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर हम लोग फेंक देते हैं, जैसे कि रिमोट का बैटरी। तो एक बार रिएक्शन होगा, एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, फिर वो बैटरी डाउन हो गया तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो वो कौन सा सेल हो गया, उन सेल को हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं, ठीक है। ओके देयरफॉर दे आर नॉट चार्जेबल, वो चार्ज नहीं होता है। जो हम लोग का फ़ोन का जो बैटरी होता है वो चार्ज होता है ना, तो वो रिचार्जेबल बैटरी है। लेकिन प्राइमरी सेल रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, उसको एक बार यूज़ किया और फेंक दो, ठीक है। सम कमर्शियल एग्जाम्पल आर, कौन कौन से एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल का, तो पहला एग्जाम्पल है ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, डेनियल सेल और अल्कलाइन ड्राई सेल। तो एनसीईआरटी में कौन कौन सा दिया है, ड्राई सेल एग्जाम्पल दिया है, मर्क्यूरी सेल एग्जाम्पल दिया है, और डेनियल सेल का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, और अल्कलाइन ड्राई सेल एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। तो 3 याद रखेंगे, ये अल्कलाइन ड्राई सेल नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 एनसीईआरटी में दिया है कि प्राइमरी सेल ड्राई सेल होता है, मर्क्यूरी सेल होता है और डेनियल सेल होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल याद करना है प्राइमरी सेल का। और प्राइमरी सेल क्या है, चार्जेबल सेल नहीं है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्राइमरी सेल का एग्जांपल दिया है, पहला वोल्टिक सेल, ठीक है। ये जो ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, डेनियल सेल और एक वोल्टिक सेल भी होता है, तो ठीक है। तो देखो इसमें कैसा होगा, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। तो मान लेते हैं जो निगेटिव वाला है वो एनोड है, जो पॉजिटिव वाला है वो कैथोड है, ठीक है। तो निगेटिव वाला क्या है, कॉपर का रॉड है, पॉजिटिव वाला जिंक का रॉड है, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है,
ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। अब देखो इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल रिएक्शन याद रखना। देखो कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड कॉपर रॉड का बना हुआ है, ठीक है। एनोड किसका है, जिंक का बना हुआ है, एनोड किसका है, हमारा जिंक का बना है ना। एनोड क्या है, जिंक का है, एक सेकेंड। ओके देखो क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो देखो कॉपर 2+ में था, कॉपर 0 पे आ गया, रिडक्शन हो गया। एनोड पे क्या होगा, जिंक 0 पे था, जिंक 2+ पे आ गया, रिडक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या रिएक्शन याद रखना है, नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। सिंपल बस इतना याद रखना कि प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल है ड्राई सेल, मर्करी सेल, डेनियल सेल। रिएक्शन ये सब नहीं पूछा जाता है। हाँ ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पे सॉरी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो ये पहचानने के लिए बोल सकता है कि कौन सा एनोड का रिएक्शन है, कौन सा कैथोड का रिएक्शन। तो कैसे बताएंगे कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा वो एनोड का रिएक्शन होगा, जहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा वो कैथोड का रिएक्शन होगा। तो बस इतना याद रखना, ये पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके ये डेनियल सेल का एग्जांपल है, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे डेनियल सेल का एग्जांपल है। उसमें क्या होगा, देखो ये कैथोड है 2+ पे था, 0 पे चला गया, रिडक्शन हो गया है ना। कैथोड पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, ये रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। बस आपसे ये बोलेगा कि एनोड का रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है। बाकी डायग्राम, रिएक्शन ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना लोड नहीं लेना है, रटना नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है उसके बारे में देखो, देखो क्या लिखा है, इन द सेकेंडरी सेल द रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। क्या बोला गया है, जो रिएक्शन है उसको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। देखो जब हमारा मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है तो क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बैटरी चार्ज हो जाता है, फिर वो बैटरी हमारे फ़ोन को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। तो सेकेंडरी सेल ये है, ओके। देयरफॉर दिस सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस आर एल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हो रहा, एनर्जी स्टोर करके फिर वो यूज़ हो रहा, तो इसको हम लोग सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स आर लीड स्टोरेज सेल। देखो लीड स्टोरेज बैटरी, देखो स्टोरेज आ गया तो याद रहेगा कि सेकेंडरी सेल है, ओके। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, तो इसको याद रखने में आसानी होगा, है ना। लीड स्टोरेज बैटरी, तो लीड स्टोरेज है तो स्टोरेज मतलब सेकेंडरी सेल। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, तो ये भी क्या है, हमारा सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, दोनों एनसीईआरटी में दिया है, तो मिनिमम एग्जाम्पल तो याद रखना है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके एक है फ्यूल सेल, ये भी अभी लेटेस्ट में पूछा गया इस पे सवाल, इसलिए इसको पढ़ लेना है, ठीक है। देखो क्या है, दीज आर वोल्टिक सेल, ठीक है। क्या लिखा है, दीज आर वोल्टिक सेल इन विच द रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड एंड दीज आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, carbon monoxide and methane etc directly into the electrical energy. The common example of hydrogen oxygen fuel cell is described below, ठीक है। देखो फ्यूल सेल में होता क्या है, फ्यूल सेल का सबसे कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग बाहर से इसको रिएक्टेंट हमेशा देते जाएंगे, ठीक है। बाहर से रिएक्टेंट देते जाएंगे और उस रिएक्टेंट का मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का वो यूज़ करेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी कन्वर्ट करता जाएगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, कौन कौन को देंगे, हाइड्रोजन को दे सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को दे सकते हैं, मीथेन को देते जाएंगे और वो केमिकल रिएक्शन करता जाएगा और डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता जाएगा। तो ये फ्यूल सेल है, मतलब बाहर से हम लोग एनर्जी दिए, जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग डीजल वगैरह इंजन में डालें तो वो क्या होगा, वो डीजल यूज़ होगा और बाहर से एनर्जी मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस दिए या कार्बन मोनोऑक्साइड दिए या मीथेन दिए, वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा और उस एनर्जी को हम लोग अप्लायंसेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बहुत फेमस अभी आजकल है कि इसका फ्यूल हम लोग
यूज़ कर सकते हैं विदाउट पॉल्यूशन क्रिएट किए हुए। ठीक है, देखो अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू ए पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन द फ्यूल इज फेड इनटू द एनोड कंपार्टमेंट वेयर इट इज ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन इज फेड इनटू द कैथोड कंपार्टमेंट वेयर इज रिड्यूस, और ऑक्सीजन जो है कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन कैथोड पे जाएगा और कंपार्टमेंट पे जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, the diffusion rate of this the diffusion rate of these the gases into the cell carefully regulated to get maximum efficiency। मतलब क्या, जो ऑक्सीजन हम लोग इसमें सप्लाई कर रहे हैं या जो हाइड्रोजन इसमें सप्लाई कर रहे हैं उसको केयरफुली रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करते हैं कि हमें उससे मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी उससे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द नेट रिएक्शन इज द सेम द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। द रिएक्शन इज, देखो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। तो ये होगा क्या, हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करके वाटर बनेगा। तो पॉल्यूटेंट क्या है, कुछ भी नहीं, वाटर बन रहा ना, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो वाटर बन रहा है। लेकिन जब हम लोग एनोड पे बनाते हैं तो हमें वाटर मिलता है हाइड्रोजन का रिडक्शन करके और ऑक्सीजन में OH माइनस मिलता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं और इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारा वाटर है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से कोई भी पॉल्यूटेंट जनरेट नहीं होता है। क्या होगा, कोई भी पॉल्यूटेंट जनरेट नहीं होगा। क्या ये रिएक्शन याद करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता है। ठीक है, ओके, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, each electrode is made of porous compressed carbon containing a small amount of catalyst like PTAG, cobalt oxide. This cell run continuously as long as the reactant is fed। देखो जो इलेक्ट्रोड अभी है ना, कैथोड एनोड का इलेक्ट्रोड बनाए, उसमें पोरस कार्बन का फॉर्म होता है। मतलब क्या, वो जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें थोड़ा थोड़ा छेद होगा। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन क्या हो, उस पर अटैच हो जाए। और कैटलिस्ट भी रखा होता है, प्लेटिनियम Ag और क्या, कोबाल्ट ऑक्साइड का क्या होगा, कैटलिस्ट भी रखा होता है। उससे क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है और ये रिएक्शन क्या, बहुत लॉन्ग टाइम पे चलता है। मतलब जब तक आपके पास रिएक्टेंट है, मतलब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा और तब तक आपको एनर्जी मिलता रहेगा। ठीक है, फ्यूल सेल कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द फ्यूल, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है। ठीक है, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी EMF ऑफ द फ्यूल सेल। मतलब क्या, जो हमारा फ्यूल सेल है वो क्या करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करता जाएगा। जो फ्यूल हम लोग देंगे ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता जाएगा, बहुत समय तक हमें इलेक्ट्रिसिटी देता जाएगा। और कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.2 वोल्ट का EMF, मतलब समझ रहे हो, उतना वोल्ट का हमें एनर्जी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ओके, ये डाटा याद नहीं रखना। ठीक है, 1.23 वोल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। This cell has been used for electrical power in Apollo space program. This importance advantage of the fuel cell. Okay, ये कहाँ यूज़ हुआ था, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, जो स्पेस शिप में जो यूज़ होता है फ्यूल, वो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। क्या होता है, हम लोग हाइड्रोजन ले जाते हैं और ऑक्सीजन ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में उस पर सप्लाई करते हैं। मतलब जब तक हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तब तक एनर्जी मिलता रहेगा और तब तक रॉकेट वगैरह चलता रहेगा हमेशा तक। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल का एडवांटेज है और इसका यूज़ कहाँ पे हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, तो याद रखना इसको, और कोई भी पॉल्यूशन इसमें क्रिएट नहीं होता है। ओके, आगे देखो, ये जो फ्यूल सेल है इसका एफिशिएंसी हाई है। देखो इसके बारे में रीड करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, द फ्यूल सेल कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्यूल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, देयरफॉर दे आर मोर इफिशिएंट देन कन्वेंशनल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल। देखो अभी क्या होता है, कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा
पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है और इफिशियंसी भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। थ्रो वी एक्सपेक्ट 100% इफिशियंसी इन फ्यूल सेल, सो फार 60 to 70% इफिशियंसी हैज़ बिन अटेंड। जो हम लोग कार्बन फ्यूल को जलाते हैं या हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उससे 60 to 70% इफिशियंसी से ही निकलता है, ठीक है। द कन्वेंशनल मेथड आर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व कंबशन ऑफ फ्यूल टू liberate heat which used to produce electricity. The efficiency of this method is only 40%. ओके नहीं, देखो जो फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल हम सोचते हैं कि फ्यूल सेल 100% इफिशियंसी दे, बट उसका इफिशियंसी 60 to 70% है, ठीक है, फ्यूल सेल का। और जो हम लोग इसको देखते हैं, ओके, जो फ्यूल सेल का है इफिशियंसी 60 to 70% है। नॉर्मली जो हम लोग कोल को बर्न करके या फ्यूल को बर्न करके नॉर्मली जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका एफिशिएंसी ओनली 40% है। तो एफिशिएंसी बढ़ गया ना, अब हो गया कितना 60 to 70%। और जो हमारा द एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड जो कन्वेंशियल मेथड है वो ओनली 40% है। ओके नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिखा है, देयर इज नो इलेक्ट्रोड मटेरियल टू बी रिप्लेस एज ऑर्डिनरी बैटरी, द फ्यूल कैन बी फेड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस पावर, फॉर दिस रीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैड बीन यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट। देखो ऑर्डिनरी बैटरी में क्या होता है, ऑर्डिनरी बैटरी में आपको इलेक्ट्रोड जो है ना बार बार बदलना होता है, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं उस इलेक्ट्रोड से कंटिन्यूसली पावर बनता रहता है। इसी वजह से स्पेस क्राफ्ट में हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड बार बार बदलना नहीं होता है, वही इलेक्ट्रोड हमेशा के लिए चलता रहता है। ओके नेक्स्ट क्या है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, ठीक है, फ्यूल सेल का बात कर रहे हैं। देयर इज ए नो ऑब्जेक्शनल बाय प्रोडक्ट एंड देयरफॉर दे डू नॉट काउज एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम सिंस फ्यूल सेल आर इफिशिएंट एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन अटेम्प्ट बाय बीइंग मेड टू गेट बेटर कन्वेंशनल प्रैक्टिकल फ्यूल सेल। मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलता, बताए थे जो फ्यूल सेल में उसमें कोई भी ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता है जो ऑब्जेक्शनल है, जिसको बोला जाए कि इसको क्या है हमारे इन्वायरमेंट में ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो हमारा फ्यूल सेल है वो पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। ओके बैटरी खत्म हो गया, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जैसे जो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा और रिडक्शन हो रहा, तो उस अपना इलेक्ट्रोड, जैसे कि एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, दो इलेक्ट्रोड होता है ना, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, तो एनोड का पोटेंशियल क्या है, कैथोड का पोटेंशियल क्या है, तो उसी पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब एनोड का पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल कैथोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन ए मेटल एम इज placed in a solution of its ion M is either of the following three possibility can occur according to the electrode potential solution present theory of Nernst। देखो अगर कोई मेटल है, ठीक है, उसको अपने सॉल्यूशन में डाले तो या तो उसका रिडक्शन होगा या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर मान लो रिडक्शन हो रहा तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड होगा। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उस पे उस मेटल या उस इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग उसी के सॉल्यूशन में, देखो है ना, मेटल एम इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन के सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो तीन तरह से दिखा सकता है, ऑक्सीडेशन शो होगा, रिडक्शन शो होगा, कोई भी रिएक्शन से शो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, पहले ये देख लो कि मैग्नीट्यूड होगा जो वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो एनोड है तो एनोड का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है वो देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, जैसे कि जिस सॉल्यूशन में रॉड रखा गया उस सॉल्यूशन में उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। तो ये तीन चीज़ याद रखना। अब हम लोग चलते हैं कि कैसा कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। देखो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी टू टाइप।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। देखो अगर एक मेटल एम है, ठीक है, ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एम पे पावर आएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पावर आ गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो कर रहा, तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसका नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो थ्योरी क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड with react to the solution it act as a anode and oxidation occur। ऑक्सीडेशन हो रहा, देखो हम लोग उल्टा चलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो क्या होगा? एनोड होगा। तो एनोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो वो जो इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा, एनोड है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग एनोड का पोटेंशियल नहीं बोल सकते हैं? ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड विद द रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, तो क्या होगा? उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, रिडक्शन अकर होगा। रिडक्शन अकर मतलब क्या? एम पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा? एम बनाएगा, मतलब क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, पहले प्लस चार्ज था अब जीरो चार्ज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो रहा उसको रिडक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एकदम बिल्कुल बेसिक है। चलो अब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखो ध्यान से समझ, देखो होता कुछ नहीं है। अभी जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझे ना, अगर उस पूरे के पूरे जो रिएक्शन हो रहा उसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रख दिया जाए, मतलब टेम्परेचर 273 हो या सॉरी 298 केल्विन हो, और कॉन्सेंट्रेशन भी अपने हिसाब से हो, और प्रेशर भी मतलब स्टैंडर्ड हो, तो उस पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने लगेंगे। तो अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इफ इन द हाफ सेल द मेटल रोड एम इज सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई नोट। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विद द टेम्परेचर 298 केल्विन। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम लोग क्या कहने लगेंगे? उसको कहने लगेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। The standard electrode potential of the metal may be defined as the potential difference in a volt developed in a cell consisting of two electrodes of the pure metal in contact with the molar solution of its mole in normal hydrogen electrode। सिंपल है। सिंपल क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जा रहा है। कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाए, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी पढ़े ना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको हम लोग सिंपल बोलने लगेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना इसको। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? निगेटिव में। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों बराबर होता है, बट एक होगा पॉजिटिव एक होगा निगेटिव, समझे। जैसे कि ये पढ़े ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान लो कि +5 है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? -5, है ना। दोनों सेम चीज़ है बट पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है। जैसे कि देखो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा? इक्वल टू द निगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ध्यान से इसको चेंज कर लेना, पोटेंशियल, ठीक है।
ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल इज इक्वल टू द निगेटिव है, आगे निगेटिव है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो निगेटिव लगा के क्या लगाएं, रिडक्शन पोटेंशियल लगाएं। तो इसको याद रखना, अगर मान लो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर देंगे, उसका निगेटिव कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ओके ओके, नया टॉपिक देखो, नया टॉपिक क्या है, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का पोटेंशियल क्या होगा, ये ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। देखो कुछ नहीं करना होता है, सेल पोटेंशियल सिंपल है, जैसे दोनों इलेक्ट्रोड है ना, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा सेल का पोटेंशियल। देखो सेल कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर सेल बनता है, दो इलेक्ट्रोड को मिलकर सेल बनता है, तो दोनों सेल का पोटेंशियल अगर जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, क्या समझे, जो सेल पोटेंशियल होगा दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो हमारा कहलाएगा सेल पोटेंशियल। देखो इसके बारे में क्या लिखा है एक बार देख लो, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस दो, देखो सिंपल ऐसे समझो, दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वही कहलाएगा सेल का पोटेंशियल। निकालते कैसे है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बताएंगे सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है। ओके, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल ऑफ द से of a cell arises due to the flow of electron from anode to cathode and flow of current from cathode to anode। सेल में क्या हो रहा था, सेल में एनोड से कैथोड के तरफ क्या जा रहा था, ध्यान से समझना, एनोड से कैथोड के तरफ हम लोग का इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या आएगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन की तरफ, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या, एनोड से कैथोड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड से एनोड फ्लो ऑफ क्या, करंट। तो इसको याद रखना। चलो अब इसमें देखेंगे कि हम लोग एक सेल है, ठीक है, उसमें कैथोड भी है उसमें एनोड भी है, तो उस सेल का जो पोटेंशियल है, उस सेल का जो पोटेंशियल है या ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, द ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल कंटेनिंग द सेल। द फॉलोइंग थ्री मेथड आर यूज। तीन मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग सिंपल उतना मेथड पे नहीं जाएंगे, एक मेथड बताएंगे उसी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, देखो क्या निकालना है, एक सेल है, सेल का ईएमएफ हमको फाइंड करना है, उसको निकालने का तीन तरीका, एक तरीका सीखेंगे उसी तरीका से सॉल्व करेंगे सारा सवाल उसी से बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हेन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आर टेकन इन द अकाउंट। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ले रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। ई नोट ऑफ द सेल निकालना है तो एनोड का क्या लेंगे, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा ई नोट ऑफ द सेल। देखो है ना, अगर हमें ई नोट ऑफ द सेल निकालना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये देखो ये क्या है हमारा, ओके क्या है, ई नोट सेल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का ले लो, ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिए और कैथोड का क्या लिए, रिडक्शन पोटेंशियल लिए, दोनों को ऐड कर दिए, आंसर निकल गया। बट नीट में ऐसा सवाल नहीं आता है, नीट में क्या है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड तो दे देगा, है ना, कैथोड का दे देगा, लेकिन एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देता है, क्या देता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल देता है। तो अभी पढ़े ना, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जाना है तो निगेटिव लगा देंगे, तो क्या लिखा रहता है, आपको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल देगा तो वो तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है, और एनोड का क्या लेना है, लेना था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट आंसर क्वेश्चन में रहता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में ले लेंगे। मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा ना, यहाँ पे माइनस लगाओगे, डायरेक्ट डाटा लिखोगे, डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जब सवाल करेंगे अगला लेक्चर में, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या, ई नोट ऑफ द सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, और ये ई कैथोड ई एनोड कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, थ्योरीज वगैरह में ऐसे रहता है कि ई नोट सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। डायरेक्ट दिया रहता है, डायरेक्ट सॉल्व करते बन जाता है। लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। नीट में कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, लेकिन एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, प्लस नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, अगला टॉपिक है सेल ईएमएफ एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, जो ईएमएफ सेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या ई नोट सेल है, और वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब रिएक्शन उसमें देखने को मिलेगा। तो रिएक्शन कब होगा? तो रिएक्शन तभी होगा जब आपका, ध्यान से समझना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होगा जब ई नोट सेल, मतलब सेल का ईएमएफ, ध्यान से समझना, ईएमएफ मतलब ई नोट सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल। ये ईएमएफ को, ई को क्या बोल रहे हैं? सेल का पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, सेल का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हो, ध्यान से समझना, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ। ठीक है, अगर ई जो ई नोट जो है अगर निगेटिव हो, ठीक है, ई नोट अगर पॉजिटिव हो, पहले पॉजिटिव लेके चलते, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो जो डेल्टा जी नोट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ध्यान रखना, जब गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव आता है तो उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, अगर मान लो ई क्या, ई नोट अगर हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा? डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा जी नोट कब पॉजिटिव होता है? जब ई नोट ऑफ द सेल निगेटिव होता है तो डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आता है, उस समय रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ये हो गया। ओके, एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल। अगर ई नोट ऑफ द सेल को हम लोग क्या कर दिए? जीरो कर दिए, तो डेल्टा जी नोट क्या होगा? ये भी जीरो। ये कब होगा? ये हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे होगा। तो ये तीन चीज़ है, इसको याद रखना। स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो ई नोट सेल पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, ई नोट सेल निगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और फिर ये भी पूछा जाता है कि अगर ई नोट सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नोट क्या होगा? निगेटिव होगा। ई नोट सेल अगर निगेटिव है तो डेल्टा जी नोट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला एक है हमारा डेल्टा जी इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला लिखा है ना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, मतलब ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, तो गिब्स फ्री भी स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम लोग डेल्टा जी नोट लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस एन एफ ई नोट सेल, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेने पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मिलता है ना। देखो डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट, इधर पे क्या है? ई सेल और डेल्टा ई नोट सेल। तो स्टैंडर्ड अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मिलेगा, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे तो नॉर्मल गिव्स फ्री एनर्जी मिलेगा। ओके, अगला टॉपिक क्या है हमारा? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, सारा का सारा इसी में करा देंगे। तो नस्ट इक्वेशन होता क्या है? मान लो एक रिएक्शन लिखा हुआ है हमारा ए, देखना, ए प्लस बी, इससे क्या बना हमारा? सी और कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, है ना। ये स्मॉल डी और स्मॉल ए क्या है? उसका कोफिशिएंट है। तो हम लोग नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन पे मत जाना। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल। ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ। ठीक है, फिर क्या होगा? एल एन। ठीक है, एल एन ऊपर होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट, और नीचे होगा हमारा किसका? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट सी और डी है, सी और डी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट ए और बी है। तो क्या लिख सकते हैं? ई नोट सेल इक्वल टू, देखो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, क्या होगा? प्रोडक्ट में क्या है? सी है
और डी है, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी पे स्क्वायर, डी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्मॉल डी का स्क्वायर, ए पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्मॉल ए का स्क्वायर, बी का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल बी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन, जो नॉर्मली नस्ट इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, पढ़े ना, माइनस में लिए थे कब, जब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ई नोट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो भी किसका, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हो गया। ओके, अब क्या होता है, इसको और मॉडिफाई करके, यहाँ ln है ना, ln को log के फॉर्म में लिखना होता है, ln को किसके फॉर्म में लिखना होता है, log के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, RT के जगह पर यहाँ पे 2.303 RT है ना, ln को चेंज कर दिया है log में, ln को किस में चेंज कर दिया है, log में। तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, देखो, E सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT, और नीचे क्या है हमारा NF, और क्या लिखते हैं लॉग, ऊपर होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या होगा हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमको याद रखना होता है, ठीक है, इनोट सेल। ओके, अब क्या होता है, ये जो RTN है ना, RTNF, इसको चेंज करके, सॉरी, एन को रहने देते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करके एक वैल्यू यूज़ करना होता है, और ये 2.303 भी यूज़ होगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, वो फॉर्मूला होता है, देखो, हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए, नहीं लिखने के लिए आएगा तो कोई फायदा नहीं है नस्ट इक्वेशन पढ़ने का, ठीक है। देखो, तो आखिरी जो फॉर्मूला आया, ध्यान से देखना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय एन, और लॉग, ऊपर होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे होगा हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बताएंगे क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो वहाँ पे अच्छे से बताते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो सेल हुआ, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पे यहाँ पे माइनस है 0.059 बाय एन लॉग पी बाय एन, एन क्या है, एन होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिएक्शन में यूज हो रहा है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा। तो नस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जितना फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो फॉर्मूला आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर हमारा ये क्या है, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे है हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। देखो, सी और डी प्रोडक्ट में है, और ए और बी क्या है हमारा रिएक्टेंट में है। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ। ई सेल हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट सेल हो गया एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, अब हम लोग देखते हैं नस्ट इक्वेशन फॉर अ डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। तो देखो, ये पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। देखो, एनोड पे क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल रिएक्शन ये मिलेगा, ठीक है। फाइनल रिएक्शन ये मिला, तो इसमें प्रोडक्ट कौन है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है ना, दोनों प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कौन है, जिंक, और जिंक है, और Cu2 प्लस जिंक है। तो अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ई, एक सेकेंड, देखो, देखो, ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन के जगह पर देखो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन का क्या एक्सचेंज हो रहा, तो एन के जगह पर 2 लिख दिए, ठीक है, 2 लिख दिए, और लॉग ऊपर क्या होगा, लॉग ऊपर होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे होगा हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। देखो, ये हो गया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये लिख सकते हो। या यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, आरटी को चेंज नहीं किया है, देखो, है ना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 2.303
आर टी को आर टी रहने दिया है, नीचे होगा एन एफ, एन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा तो 2 हो गया एन का वैल्यू, एफ को एफ रहने दिया है। और लोग प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, फिर क्या है जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा जिंक सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर भी कॉपर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, और क्या है कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। होता क्या है, ये जो कॉपर सॉलिड है और जिंक सॉलिड है ना, इसका यूज कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होता है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये तो हम लोग लिख लिए, अब आगे देखो। Since the activity of pure copper and zinc metal are taken to be unity, hence the next equation of Daniell cell कैसे लिखेंगे, कॉपर सॉलिड, ये जो है कॉपर सॉलिड है ना, ओके तो क्या होगा, जो कॉपर सॉलिड है ना, यहाँ पे जो कॉपर सॉलिड है और जिंक सॉलिड है, इसका वैल्यू 1 ले लेना है, यूनिटी, ठीक है। तो जहाँ भी जो चीज़ भी प्रोडक्ट में सॉलिड आए या रिएक्टेंट में सॉलिड आए, उसको यूनिटी ले लेना है, मतलब 1 ले लेना है। तो 1 होगा तो 1 को हटा सकते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कुछ नहीं। तो जो रियल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ, एन की जगह पर 2 हो गया, एफ लॉग, ठीक है। प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में हमारा Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है, और रिएक्टेंट में कौन है हमारा कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन है। ये दोनों क्या एक्वस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो इसको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई नोट सेल, ओके। अगर 298 केल्विन पे लिखा जाए तो ये जो है ना 2.303 आर टी और एफ को चेंज करके 0.059 ले सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल इक्वल माइनस 0.059/2 लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब Zn2+ बाय कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये हो जाएगा हमारा डेनियल सेल का इक्वेशन नॉर्मली, ठीक है। फॉर्मूला से ही है सब कुछ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा नास्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। नास्ट इक्वेशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो ये हमारा रिएक्शन है, तो नास्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल ई नोट सेल आर टी एन एफ एल एन प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है एट इक्विलिब्रियम द सेल कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क, इक्विलिब्रियम पे कोई भी वर्क नहीं करेगा, सो डैट एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज 0 एट इक्विलिब्रियम देयर रेशियो। देखो ध्यान से समझना, अगर हम लोग इस सेल को रिएक्शन लिखें, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ई क्या ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ, है ना, आर टी बाय एन एफ, और क्या होगा लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो होगा क्या, देखो इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है, ध्यान रखना है, ई सेल 0 होगा, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल हो गया हमारा 0, ठीक है, ई सेल 0 हो गया, तो क्या करेंगे ई नोट सेल को इधर रहने देते हैं, इस सारे चीज़ को इस साइड ले आएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ई नोट सेल का जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, प्लस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो एक फॉर्मूला ये आ जाता है, कब, जब इक्विलिब्रियम पे होता, उस समय क्या होगा, ई सेल 0 होगा, ई नोट सेल 0 नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा ई सेल 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम रेशियो है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा ना, वो क्या होगा केसी के बराबर हो जाएगा, केसी। जब हम लोग सवाल करेंगे ना, तो वहाँ पे अच्छे से इस पे बात करेंगे, क्योंकि बिना सवाल पे इसको समझाना बहुत मुश्किल है। सवाल आएगा तो वहाँ पे अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो केसी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, उसके बारे में वहाँ पे बात करेंगे। सिंपल यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होगा, तो ई नोट सेल के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के जगह पर सी डी बाय ए बी हो गया रिएक्टेंट के जगह पर, ठीक है। ओके, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल गिव्स एनर्जी इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम लोग कल करेंगे, और उसके बाद उसका सारा का सारा जितना सवाल है उसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है।